हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू विज़न क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, उसी तरह आज क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे गाइस। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या करा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको जो पूर्णांक दिए गए हैं, जो युग्म दिया गया है, उसका HCF और LCM निकालने के लिए करा तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं युग्म किसको हम लोग बोलते हैं, LCM किसको। LCM हालांकि हम लोगों ने सीख लिया था, लेकिन फिर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे LCM पर। HCF हम लोग किसको बोलेंगे। फिर दो संख्या का गुणनफल की अगर ये बात कर रहा तो दो संख्या की गुणनफल हम लोग किसको बोलेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं सब लोग। सबसे पहले काढ़ा युग्म। युग्म किसको कहेंगे हम लोग। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। कोई भी दो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। मतलब युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा। हमेशा हम लोग को क्या करना है, और युग्म जब भी बोलेगा तो दो नंबर हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात आती है HCF की बात की, तो HCF किसको बोलेंगे। फिर बात आती है LCM की बात, तो LCM किसको बोलेंगे। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। तो गाइस चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि युग्म हम लोग किसको बोलेंगे, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। मतलब जब भी आपको इसमें निकालने के लिए बोलेगा, युग्म वाली बात जहाँ पर भी आएगी तो हमेशा दो नंबर दिए रहेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा। उसी तरह अब HCF फिर हम लोग किसको बोलेंगे, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको शॉर्ट में मौसौ भी बोला जाता है। गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कह रहा है कि HCF, H पर होता है हाईएस्ट, C पर होता है कॉमन और F पर होता है फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में बोला जाता है मौसौ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग मौसौ बोलने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, HCF का मतलब हाईएस्ट बताया जा रहा है, और हाईएस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, अधिकतम। यानी कि गाइज आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जहाँ पर अधिक से अधिक संख्या निकालने के लिए बोली जाए, बड़ी सी बड़ी संख्या निकालने के लिए बोली जाए, तो वहाँ पर हम लोग किसका काम करते हैं, HCF का काम करते हैं। आइए उसी तरह अब LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, या फिर इसको शॉर्ट में बोला जाता है लॉसो। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, लॉसो। जिस तरह हम लोगों ने HCF को देखा कि H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर होता है फैक्टर, उसी तरह LCM में देखेंगे कि L फॉर होता है लोवेस्ट, C फॉर होता है कॉमन और M फॉर होता है मल्टीपल। यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। तो गाइस ध्यान देना, जहाँ पर भी आपको छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए बोले, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि जहाँ पर भी आपको निकालने के लिए बोले, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में लॉसो भी बोलते हैं या लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। LCM का फुल फॉर्म जो होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। चलिए गाइस, अब उसी तरह दो संख्याओं के गुणनफल की बात किया जा रहा है। दो संख्या का गुणनफल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। दो संख्या बात कर रहा है, दो संख्या, तो सबसे पहले तो हम लोग दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या को हम लोग क्या कुछ भी मान सकते हैं। पहली संख्या को सपोज करो हमने A मान लिया, और दूसरी संख्या को हमने क्या कर लिया, B मान लिया। दो संख्या का गुणनफल की बात कर रहा है, इसलिए हमने दो संख्या माना। एक संख्या को 1 मान लिया और दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, B मान लिया। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है, A गुना B। गुणनफल का मतलब ये होता है A गुना B, और आपका क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर होना चाहिए, HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, HCF गुना LCM कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में कहने का तात्पर्य ये है कि ये पहली संख्या A और दूसरी संख्या B, इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, जो आपका HCF निकलेगा और LCM निकलेगा, उन दोनों को गुना करने के बाद जो हमारा
आंसर होगा वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ओके गाइस, आई होप समझ में आया होगा पूरा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में 2 पूर्णांक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। गाइस इसको मिटा लेते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, 26 और 91 दिया गया है। 26 और 91। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से पहले 26 का आप फैक्टर निकाल लो, फिर उसी तरह 91 का आप फैक्टर निकाल लो। चलो 26 का निकालेंगे 2 का मल्टीपल में 13 बार में, फिर ये अभाज्य संख्या आ गया तो 13 से चलाएंगे, 13 कम 13। अब ये कितना 7 से चलेगा डायरेक्टली, 13 कम 13, 13 कम 13। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर 26 का फैक्टर क्या निकल चुका है हमारा, 2 गुना 13 गुना 1 निकल चुका है। तो 26 के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 13 गुना 1। अब उसी तरह 91 का जो हमारा फैक्टर निकला है, 91 के सामने उसको लिखेंगे। 91 का फैक्टर क्या निकला है, 7 गुना 13 गुना में 1। अब बात आती है, तो हमने 26 और 91 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब बात आती है कि सर यहाँ से इतना काम तो हमको समझ में आया, लेकिन इसके बाद हम HCF कैसे निकालें, LCM कैसे निकालें। तो चलिए ध्यान देते हैं। HCF को सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर बात आती है LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ा मिलाना पड़ता है। जोड़ा मिलाना पड़ता है, किसका जोड़ा मिलाएंगे, तो 26 और 91 का गुणनखंड जो आया है, 26 और 91 का जो गुणनखंड आया है, ऐसी संख्या जो दोनों में आता हो, जिसको हम लोग उभयनिष्ठ भी बोलते हैं या फिर कॉमन भी बोलते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर अगर 2 की बात करते हैं, 26 का गुणनखंड में हमारे पास क्या आया है, 2 आया, 13 आया और 1 आया। उसी तरह 91 का गुणनखंड की अगर बात करें तो 7 आया, 13 आया और 1 आया। ये तो हमारा गुणनखंड हो गया, लेकिन इसमें कॉमन देखना। अगर 2 की बात करें कॉमन में, देखो तो 2 अगर यहाँ पर है तो क्या 26 का गुणनखंड में तो 2 है, लेकिन क्या 91 का गुणनखंड में कहीं पर भी 2 है, कहीं पर भी 2 नहीं है सर। जब 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं हो सकता। उसी तरह अब 13 की बात करते हैं हम, तो 26 का गुणनखंड में तो सर 13 है, लेकिन क्या 91 का गुणनखंड में 13 है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे 91 का गुणनखंड में भी 13 दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा कॉमन होगा। जो हमारे दोनों में आते होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसी तरह 1 की बात करते हैं तो सर 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन हो जाएगा। जिसका कॉमन मिलेगा गाइज उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे HCF में। किसका कॉमन मिला हमको, 13 का कॉमन मिला और किसका मिला, 1 का मिला। तो 13 को जब 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, 13। यही हमारा क्या बनेगा, HCF का आंसर बनेगा। ओके गाइज, आई होप समझ में आया होगा HCF। उसी तरह अब हम लोग LCM की बात कर लेते हैं। LCM कैसे निकालेंगे सर, HCF तो समझ में आ गया कि जिसका कॉमन मिलेगा यानी कि उभयनिष्ठ मिलेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे, हमारा HCF निकल जाएगा। अब LCM कैसे निकाले सर, तो LCM निकालने के लिए गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका जोड़ा मिला है हमको, यहाँ पर किसका जोड़ा मिला है, 13 और 1 का। तो सबसे पहले 13 गुना 1 लिख लेते हैं हम लोग, 13 गुना 1 लिख लेते हैं। फिर गुना में जिसका जोड़ा नहीं मिला है, जिसका उभयनिष्ठ नहीं मिला है, किसका उभयनिष्ठ नहीं मिला, 2 का उभयनिष्ठ नहीं मिला, 2 लिख लो। और किसका उभयनिष्ठ नहीं मिला, 7 का उभयनिष्ठ नहीं मिला, तो 7 लिख लो। अब गाइज सबको गुना करो, सबको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 को 1 से गुना करोगे वही 14, 14 को 13 से गुना करोगे तो 182 हो जाएगा आपका। ये हमारा LCM का आंसर हो जाएगा। ठीक है, LCM का आंसर हो जाएगा। गाइज यहीं तक आपको आंसर नहीं करना, आपको फिर आगे करा जांच करने के लिए कि जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं। तो आपको दिखाना पड़ेगा जांच करके, जांच में लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल जो आपके किताब में लिखा गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कह रहा है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल की बात करते हैं। 2 संख्या हमारा क्या दिया गया है, एक संख्या 26 दी गई है और दूसरी संख्या 91 दी गई है। तो 26 गुना 91 करेंगे और बराबर HCF हमारा क्या निकल चुका है, 13 निकल चुका है, और LCM हमारा क्या निकल चुका है, 182 निकल चुका है, 182। अब गाइज हमको यहाँ पर ये देखना है कि दोनों को गुना करने के बाद जो संख्याएं होगी दोनों के तरफ बराबर होनी चाहिए। तो चलिए गुना करके देखते हैं 91 और 26 को। 6 कम 6 9 6 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13, 23 66। 91 और 26 को जब गुना किए तो हमारे पास क्या आया है, 23
66 बराबर में इधर भी अब 23 66 आना चाहिए। तो 13 गुना 182 करके देख लेते हैं। 182 गुना में 13, 13 को 2 से गुना करेंगे 26 का 6 बचेगा 2, 13 को 8 से गुना करेंगे 8 104 और 2 106 का 6 बचेगा 10, 13 को 1 से गुना करेंगे 13, उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 66, 23 66। देखो गाइज यहाँ पर भी 23 66, यहाँ पर भी 23 66। इसका मतलब जो हमने जांच किया वो हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। और ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ओके गाइज, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर भी बनाएंगे और 3 नंबर भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में क्या निकालने के लिए कहा आपको, 510 और 92 का निकालने के लिए कहा। तो चलिए 510 और 92, फिर उसी तरह लिखेंगे यहाँ पर भी प्रश्न से 510 का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड जिसको हम लोग बोलते हैं। 510 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पर किसका निकालेंगे, 92 का गुणनखंड निकालेंगे। तो गाइज 510 का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद कितना बचेगा 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 255, 3 से करेंगे 8 तिया 24, 5 तिया 15। अब 5 से करेंगे कितना होगा 17, फिर 17 अभाज्य गुणनखंड हो गया तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या हो गया तो डायरेक्टली 17 कम 17 लिखेंगे। फिर उसी तरह 92 का 2 से करेंगे 46, फिर 92 का 2 46 का 2 से करेंगे तो 23। अब 23 अभाज्य संख्या होगा तो इसको डायरेक्टली हम लोग 23 का टेबल पढ़ेंगे और 23 से कम 23 हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पर लिखेंगे 510 का हमारा गुणनखंड क्या निकला है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 निकला है। अब उसी तरह फिर 92 की बात करते हैं तो 92 का गुणनखंड क्या निकला हमारा, 2 गुना 23 गुना 1 निकला है। तो 2 गुना 23 गुना में 1 निकला है। फिर हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, HCF, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, LCM। चलिए HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एक उभयनिष्ठ हमको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि 510 और 92 के गुणनखंड में आपको उभयनिष्ठ देखना है। तो एक उभयनिष्ठ हमको यहाँ पर दिखा और एक उभयनिष्ठ यहाँ पर दिखा, और कहीं पर भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ मिला उसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, ये हमारा HCF का आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह अब LCM में हमने क्या कहा कि जिसका उभयनिष्ठ मिलता है सबसे पहले उसको लिख लो गुना। अब जिसका उभयनिष्ठ नहीं मिला सबको लिखना है। 3 है, 5 है, 17 है, तो गुना 3 गुना 5 गुना 17, फिर गुना में यहाँ पर भी 2 और 23 नहीं मिला है तो 2 और 23 को कर लो, 2 गुना 23। गाइज अब गुना करते हैं हम लोग, गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करोगे 2 को 1 से गुना करोगे तो वही 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 को 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 को 17 से गुना करोगे 17 तिया 51, 510, 510 गुना 510 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1020, 1020 गुना में कर दो 23, गुना करोगे 0 कम 0, 23 गुना 46, 23 से कम 23। गाइस 23,460 आ जाएगा, 23,460, ये हमारा LCM का आंसर बनेगा। फिर यहाँ पर आंसर नहीं करेंगे, आपको जांच करने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, जांच भी करना है। तो चलिए गाइस जांच कर लेते हैं। जांच में क्या बताया गया आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो 2 संख्या हमारे पास क्या, 510 और 92, तो 510 गुना 92 बराबर, इधर करोगे तो HCF गुना LCM, HCF हमारा क्या है 2 गुना LCM हमारा क्या निकला है 23,460, 23,460। तो गाइज इसको जब गुना करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 23 दूना 46, 46,920 हो जाएगा। उसी तरह इधर भी आप जब गुना करोगे तो वही 46,920 हो जाएगा। ये आपको हमने बराबर करके भी दिखा दिया, दोनों तरफ बराबर हो गया, ये भी हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है 336 और 54 का निकालने के लिए। तो 336 और 54, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे वहाँ पर लिखते थे प्रश्न से,
प्रश्न से 336 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। फिर निकालेंगे 54 का गुणनखंड। चलिए 336 का निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 6 दूना 12, फिर कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16। फिर 2 से करेंगे, 8 दूना 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 21। अब फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 7। फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। उसी तरह अब 54 का भी करेंगे, 2 से 27। फिर कितना से करेंगे 3 से 9। फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। चलिए तो हम फैक्टर निकाल चुके हैं 336। 336 का फैक्टर हमारा क्या निकला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1 निकला है। अब उसी तरह फिर 54 का भी हमारा गुणनखंड निकला है, कितना निकला है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 निकला है। तो अब फिर हमारा जब गुणनखंड निकाल गया तो क्या निकालना पड़ता है HCF, और फिर क्या निकालना पड़ता है LCM। तो चलिए HCF में मैं बता चुका हूँ, उभयनिष्ठ देखना होता है। तो उभयनिष्ठ हमारा एक ये वाला उभयनिष्ठ मिल रहा है, उसके बाद एक उभयनिष्ठ यहाँ पर ये वाला मिल रहा है, और एक उभयनिष्ठ यहाँ पर ये वाला मिल रहा है, और कहीं पर भी कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। तो जो जो उभयनिष्ठ मिला उसका गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 1। तो 2 तिया 6, और 6 को 1 से गुना करोगे 6, ये 6 हमारा क्या हो जाएगा HCF का आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब LCM में जिसका उभयनिष्ठ ये वाले पूरे को पहले लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद जिसका जिसका उभयनिष्ठ नहीं मिला, ये तीनों 2 का नहीं मिला है, तो गुना 3 2 गुना 2 गुना 2। फिर यहाँ पर 3 और 3 का नहीं मिला है, तो गुना 3 गुना 3। चलिए गुना करते हैं, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 1 से गुना करेंगे वही 6, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 12 को 2 से गुना करेंगे 24, 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48, 48 को अब 9 से 3 से गुना करो, फिर 3 से 9, यानी कि 48 गुना में डायरेक्टली हम 9 कर देते हैं। तो 9 8 72, 7 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 7 43, 43 432। यानी कि HCF जो हमारा निकलेगा, ये हमारा LCM जो निकलेगा, ये हमारा क्या निकलेगा 432 निकलेगा। ठीक है, तो चलिए HCF और LCM जब हमने फाइंड कर लिया तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तो चलिए जांच भी कर लेते हैं। जांच में क्या बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। दो संख्या हमारे पास क्या दिया गया 336 गुना 54 बराबर HCF हमारा क्या निकल चुका है 6 गुना 432। गैस गुना करते हैं 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 चौके 24 और 1 25, 25 92। इधर भी जब आप गैस गुना करोगे तो वही 25 92 आएगा। आप गुना करके चेक कर लेना, ये भी आपका हो गया आंसर। तो आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने के लिए खड़ा है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि भाज्य नहीं होनी चाहिए गाइस, यहाँ पर क्या होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका HCF और LCM निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर में आपको क्या दिया गया है 12 15 और 21 का दिया गया है। 12 15 और 21 इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे गुणनखंड, सारे के सभी नंबर का 12 15 और 21 का गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकालते, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 से 5, फिर 5 से 5 एकम 5। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 से 7, फिर 7 से 1। चलिए हमारे पास 12 जो है 12 का हमारा क्या गुणनखंड क्या निकला है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब उसी तरह फिर 15 का जो हम गुणनखंड निकाले क्या निकाला है यह 3 गुना 5 गुना 1। उसी तरह फिर 21 का जो गुणनखंड निकाले क्या निकाले 3 गुना 7 गुना 1। चलिए तो अब हमको क्या निकालना है HCF निकालना है और फिर क्या निकालना है LCM निकालना है।
तो चलिए HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए मैंने कहा कि आपको क्या निकालना, उभयनिष्ठ निकालना। उभयनिष्ठ निकालने के लिए देखो तो क्या दो सब में है, नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है। चलिए मैं आपको समझने के लिए एक ऐसे गोला कर देता हूँ। 3 हमारा उभयनिष्ठ निकल चुका है, और क्या 1 का तो उभयनिष्ठ यहाँ पर है ही, गुना 1, 5 का भी उभयनिष्ठ नहीं है, 7 का भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब 3 और 2 1 का ही उभयनिष्ठ है, इसलिए 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। हमारा HCF क्या निकल चुका है, 3 निकल चुका है। अब उसी तरह LCM में मैंने बताया कि जो HCF निकालते हैं सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या निकल चुका हमारा, 3 गुना 1 निकल चुका है। अब गुना में जिसका जिसका उभयनिष्ठ नहीं निकला, यानी कि जिसका जिसका कॉमन नहीं निकला गाइस, उसको लिखना है। तो 2 का भी कॉमन नहीं मिला, ये वाला भी 2 का कॉमन नहीं मिला, तो गुना 2। फिर ये वाला 5 का कॉमन नहीं मिला, तो गुना 5। फिर ये वाला 7 का कॉमन नहीं मिला, तो गुना 7। गाइस गुना करो, 3 को 1 से गुना करोगे 3, फिर 3 को 2 से गुना करोगे 6 को 2 से गुना करोगे 12 को 5 से गुना करोगे 5 से 60 को 7 से गुना करोगे 7 6 का 42, 420। ये आपका हो जाएगा LCM। तो इसी तरह गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए गाइज हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है 17, 23 और 29 का। 17 हमारे पास, 23 है हमारे पास, और एक 29 है हमारे पास। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सारे 17, 23 और 29 ये सभी के सभी हमारे क्या अभाज्य संख्या है। और दूसरी बात गाइज मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के देखिए, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या के किसको बोलेंगे, ये सारी चीज़ वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सारे के सारे हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जब है तो ये किसी से भी विभाजित नहीं होगा। किसी से जब विभाजित नहीं होगा तो हम इसका डायरेक्टली क्या करेंगे, 17 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 17 गुना 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर को गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका उतना ही वैल्यू रहता है। अब उसी तरह 23 का जो हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1 लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह 29 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या लिख सकते हो, 29 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं गाइस कि किसी भी नंबर्स को अगर 1 से आप गुना करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू, उसका मान जो है उतना ही रहता है। चलिए तो हमारा फैक्टर निकल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो HCF में हम लोगों ने क्या देखा था, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो यहाँ पर किसी का मिल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका उभयनिष्ठ मिल रहा है, 1 का उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 1 हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM क्या करेंगे, जिसका जिसका उभयनिष्ठ नहीं मिलता उसको भी लिखेंगे। तो 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1। गाइज इसको गुना कर देना, जितना भी होगा इस बॉक्स में भर देना, गुना करने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप समझ में आया होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना 8, 9 और 25 का निकालना है। तो चलिए 8, 9 और 25, 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर 9 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 25 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर निकालेंगे 2, 4, फिर 2, 2, फिर 2, 2 एकम 2। 9 का फैक्टर निकालेंगे 3, 3, फिर 25 का फैक्टर निकालेंगे 5, फिर 5, 5। ओके गाइस, चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 8 के सामने उसका फैक्टर लिखेंगे, क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर उसी तरह किसका 9 के सामने उसका गुणनखंड लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 1। उसी तरह फिर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 9, 3 गुना 3 गुना 1। उसी तरह फिर 25 का निकालेंगे, 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1। अब यहाँ से हमको गाइस क्या निकालना है, HCF और निकालना है LCM। HCF की अगर बात करें तो देखना, उभयनिष्ठ देखना, उभयनिष्ठ कोई किसी में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। अब LCM की बात करते हैं तो LCM हमारा 2 गुना 2 गुना, ये सारे जो उभयनिष्ठ में बचे हुए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1, सबको गुना करते हैं। 2 को 2 से गुना करोगे 4, 4 को 2 से गुना करोगे 8, 8 को 3 से गुना करोगे तो 24, 24 को 5 से गुना कर दो डायरेक्ट, 24 को 3 से गुना करोगे तो 72, 72 को 5 से गुना करो। चलो
72 गुना 5, 5 दूना 10, 5 तिया 7 5 35, 35 और 1 36, 360, 360 को फिर 5 से गुना करो। 0 6 5 6 30, 5 तिया 15 और 3 18, 1800 हो गया। 1800 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, वही 1800 हो जाएगा। तो ये हमारा 1800 क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, एलसीएम का। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से मैं उसके लिए अलग वीडियो लेकर के उसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9। मतलब गाइज यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि दो संख्या दी गई है, एक संख्या 306 दी गई है और दूसरी संख्या 657 दी गई है, और उसका जो एचसीएफ दिया गया आपको 9 दिया गया, 9 दिया गया है। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए करा 306 और 657 का। तो सबसे पहले हम कितना, क्वेश्चन नंबर 4, पहली संख्या हमारे पास क्या दिया गया है, पहली संख्या 306 दिया गया है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरी संख्या दिया गया है 657, और आपको एचसीएफ भी दिया गया है 9। हमको निकालना क्या है, एलसीएम बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना में होता है एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास क्या दिया गया, 306 और 657, तो गुना कर देंगे 306 और 657 को गुना करेंगे। अब हमारे पास एचसीएफ दिया गया 9, एलसीएम नहीं दिया गया है, तो एलसीएम को एलसीएम ही मैं लिख देता हूँ, एलसीएम ही निकालना है हमको। तो अब ये देखो, तो 9 जो है एलसीएम के साथ बराबर से इधर है तो वो गुना में है, जब इधर भेजेंगे तो कितने होगा, वो भाग में होगा। तो 306 गुना 657 बटे में 9, उधर गुना में था, इधर आके भाग बनेगा तो बटे में 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब कटाओ, 9 से कटाओगे इसको तो 9 7 63, कितना बचेगा, 65 में से 63 घटाओगे तो बचेगा, तो 2 के बगल में 7 डालोगे कितना होगा 27, 27 9 को 3 से गुना करोगे तो 27 हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 306 गुना 73 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। चलो गाइस गुना करते हैं, 306 गुना में 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 6 के 42, 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 का 3 22, 338। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 338, ये हमारा बन जाएगा आंसर। यही हमको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए गाइस थोड़ा सा यहाँ पर समझना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पर पावर n अगर कोई संख्या है तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में तो आपका दिया गया 6 पर पावर n, कभी दिया रहेगा 4 पर पावर n, कभी दिया रहेगा 12 पर पावर n, कभी दिया रहेगा 10 पर पावर n। इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर तो सारे आपको समझना है। तो सारे आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या हमारा, कंसेप्ट नोट करके लिख लीजिएगा गाइज, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, स्टूडेंट्स नोट करके लिख लीजिएगा। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 का रूप होना चाहिए,
चाहिए। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझिए, इस लाइन को क्या करा है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। एक बार, कम से कम एक बार, ज़्यादा आए तो भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार आपको 2 गुना 5 का रूप होना चाहिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 6 पर पावर n, 6 पर पावर n दिया गया, तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 6 का गुणनखंड करने पर, जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3, जबकि हमारा यहाँ नोट में क्या करा है कि 2 गुना 5 आना चाहिए, हमारे पास 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया, 2 गुना 3 आ गया, तो ये हमारा शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों? तो लिखिए चूंकि 6 का ये 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का रूप नहीं है। ओके, इतना आपको लिखना, बस यही करना है आपको। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये नोट करके लिख लीजिए, इसको याद रखना है, कम से कम एक बार 2 गुना 5 का रूप आना चाहिए। अगर एक बार भी 2 गुना 5 का रूप आ रहा है तो वो आपका संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपका शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पर पावर n दिया गया था, तो 6 का गुणनखंड किया हमने तो क्या निकला 2 गुना 3, जबकि हमको चाहिए क्या 2 गुना 5 चाहिए, 2 गुना 5 नहीं आया, इसीलिए से ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ओके गाइस, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5 भाज्य संख्या है क्यों। आपको ये साबित करना है कि ये जो संख्या दी गई है ये जो संख्या दी गई है ये संख्या आपका भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले प्रश्न से, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या करेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि उभयनिष्ठ है। यहाँ पर कौन उभयनिष्ठ है 13, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 13 1 हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 11 को 7 से गुना करोगे कितना होगा 77, 77 को 1 से गुना करोगे तो वही 77 प्लस 1 हो जाएगा। तो 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77 और 1 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि 13 गुना 78 आ चुका है। क्या इसको अगर हम 1 से गुना कर देते हैं तो कोई इस पर फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको इस रूप में लिख सकते हैं 13 गुना 78 गुना 1। तो गैस यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि भाज्य संख्या में हमने बताया था अभाज्य संख्या में कि अधिक से अधिक गुणनखंड उसका कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने पर वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है क्योंकि 13 78 और 1 3 गुणनखंड आ चुका है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो चुका है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, ये हमारा क्या होगा भाज्य संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसकी गुणनखंड में इसकी गुणनखंड में 2 से अधिक
2 से अधिक गुणनखंड आया, 2 से अधिक गुणनखंड है। क्यों ये भाज्य संख्या हुआ? क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, और 2 से अधिक जब गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य होता है। अभाज्य संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? यह एक भाज्य संख्या होगा। उसी तरह दूसरा लाइन की भी बात कर रहे हैं। दूसरा लाइन में हमारा क्या दिया गया है? 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 1, ये दिया गया है। नहीं, प्लस का 5 दिया गया है, सॉरी गाइज, प्लस का 5 दिया गया है। वहाँ पर प्रश्न से हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? पुनः प्रश्न से, मतलब दोबारा फिर हम प्रश्न से बना रहे हैं तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पर भी उभयनिष्ठ देखने को मिल रहा है। क्या हमारे पास यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो उभयनिष्ठ हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 6 गुना 1, 5 की जगह पर 5 तो यहाँ निकाल चुके, तो 1 बचेगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का फिर इधर 1 बचेगा। अब इन सबको गुना करेंगे। 7 6 के 42, 42 को 1 से गुना करोगे वही 42, 42 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 42 गुना 4 कर लो, 42 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 हो जाएगा। 168 को 3 से गुना करो, 168 गुना 3 कर लो, 8 24 का 4, 34 18 और 20 का 0, 3 और 2 5, 504 हो जाएगा। फिर 504 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1008 हो जाएगा, 1008। फिर प्लस का 1 बचा हुआ हमारा, तो प्लस का 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 गुना 1000 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। 1 से तो गुना कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जब आप 1 से गुना करोगे तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान वही रहेगा। तो अब यहाँ पर भी गाइज हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 से अधिक क्या आ चुका है? गुणनखंड आ चुका है। तो ये वाला सेम लाइन हम इसके नीचे भी लिख लेंगे, ठीक है? लिख लीजिएगा आप लोग सेम, ये जो यहाँ पर जो लिखा गया वही लाइन यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए गाइस, यहाँ पर क्या करना है, चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, और इस वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है कि रवि भी चलता है और फिर क्या करता है? सोनिया भी चलती है। दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती है, सोनिया भी चलती है। अब कह रहा है क्या है कि रवि जो है, रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट का टाइम लगता है। और सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है कि दोनों को एक ही स्थान पर पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा, मतलब कम से कम कितना समय लगेगा। तो गाइज यहाँ पर एक कीवर्ड आया कम से कम, वहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। 12 का और 18 का आप एलसीएम ले लो। 12 और 18 का एलसीएम लो तो 2 से करोगे कितना हो जाएगा? 6 9। अब 2 से तो चलेगा नहीं, 3 से, 3 दूना 6 और 3 3 9। अब किसी से नहीं चलेगा तो एलसीएम डायरेक्टली हम लिखेंगे, और एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? इन सबको गुना करते थे। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 किया 36, ये 36, मतलब उसको जो समय लगेगा 36 मिनट का समय लगेगा फिर दोनों को एक ही स्थान पर मिलने के लिए। ओके गाइज, आई होप समझ में आया होगा ये प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया है तो लिंक कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको कमेंट में लिखिए, और मैं फिर से उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगा। और गाइज, जो भी आपके आसपास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोस्त यार हैं, उन सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। यहाँ पर आपको क्लास 10th 9th यानी कि बेसिक क्लास जो होते हैं, स्टैंडर्ड क्लास जो होते हैं, उन सभी की फुल तैयारी कराई जाती है। और 9th 10th और 12th वालों को बच्चों के लिए तो स्पेशल तैयारी की सुविधा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 10th और 12th वाले बच्चों के लिए और 9th वाले बच्चों के लिए क्या कहा जाता है कि उसको ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।